Assalamu alaikum students. Hope you all are well and welcome in my Apnab Academy. I am Ma'am Nargis and I am going to teach you physics, chemistry and math as well. So today is our second lecture. We are going to discuss about the physics of class 10. The first chapter यानी 10 chapter जो था, this is the first chapter. 10th class की physics 10 chapter से ही start होती है. और पहला जो टाइटल है इस चैप्टर का वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन. सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? इट्स अ टाइप ऑफ अ वाइब्रेटरी मोशन. ये एक वाइब्रेटरी मोशन है, यानी एक मीन पोजीशन के आगे पीछे हरकत को सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं. जैसे कि इसकी डेली लाइफ में एग्जांपल्स हैं पेंडुलम ऑफ द क्लॉक और स्विंग यानी कि पींग जो झूला है. उसके अलावा वायर ऑफ अ गिटार. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. यानी इसमें क्या है, हर ऑब्जेक्ट जो है अपनी मेन पोजीशन के आगे पीछे हरकत करता है. फर्स्ट लेक्चर में वी डिस्कस अबाउट द मैस अटैच विद द स्प्रिंग. एक ऑब्जेक्ट था, एक ब्लॉक था जो कि स्प्रिंग के साथ अटैच था और वो अपनी मेन पोजीशन के दाएं बाएं हरकत कर रहा था. उसमें क्या है था कि अब पहले तो बेस ज़ाहिर है स्टेशनरी पोजीशन था. कोई चीज़ हरकत तभी करती है जब उस पर कोई फोर्स लगाई जाती है. बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट वी डिस्प्लेस दैट ऑब्जेक्ट फ्रॉम मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे हमने जाके उसको छोड़ दिया. उसके बाद हमारा काम खत्म एंड इट विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग टू एंड फ्रो. वो अपनी पोजीशन के आगे पीछे हरकत करता रहा दो फोर्सेस की वजह से. और वो कौन सी दो फोर्सेस थी? एक रीस्टोरिंग फोर्स थी और दूसरी फोर्स थी इनर्शिया. इनर्शिया इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ फोर्स. जो भी चीज़ जो किसी चीज़ को मजबूर कर देती है हरकत करने के लिए, इसका मतलब फोर्स है. क्लियर? सो आज हम उसी की एक और एग्जाम्पल पढ़ेंगे, बॉल एंड बाउल सिस्टम. यानी कि इसमें क्या है, एक बाउल है ये जिसके अंदर एक बॉल मौजूद है एट पोजीशन ओ. ये एक बाउल है, प्याला है जिसके अंदर बॉल है जो पोजीशन ओ पर है. एट ओ द वेट ऑफ द बॉल is acting downward and the reaction is acting upward. Both are equal in magnitude but opposite in direction. दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, इसलिए बॉल जो है at this position is stationary. When we applied a force, जब हम कोई फोर्स लगाकर इस बॉल को at point O पर लेकर जाते हैं, O पर लेकर गए तो ये एक हाइट पर चलेगी बॉल. जब कोई भी चीज़ किसी हाइट पर होती है तो इट पोजेस एनर्जी. उसके अंदर एक एनर्जी आ जाती है और वो कौन सी एनर्जी होगी? विच इज़ ड्यू टू हाइट. वो पोटेंशियल एनर्जी है. इस पर जब भी हम किसी चीज़ के अंदर पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट करना चाहते हैं तो वी हैव टू डू अ वर्क ऑन इट. तो हम उस पर काम करते हैं. यहाँ पर हमने क्या काम किया, हमने इस बॉल को यहाँ से उठाकर पॉइंट ए तक ले गया. खुद ब खुद नहीं जाएगी वो ए तक. वी हैव टू अप्लाई अ फोर्स. कोई फोर्स लगानी पड़ेगी उसे ए तक ले जाने के लिए. जब ये बॉडी ए पर आ गई, ये बॉल ए पर आ गई, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है एंड ड्यू टू दिस पोटेंशियल एनर्जी इट विल नॉट स्टॉप हेयर. इट विल कम बैक टूवर्ड्स द मीन पोजीशन. और वो किसकी वजह से आएगी? रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से आएगी. एक बात आप याद रखें, एक्सट्रीम से मीन पर जो चीज़ ने आना है वो ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्स है. रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो डिफरेंट टाइप की हो सकती है. जो मैस अटैच विद द स्प्रिंग था वहां पर रीस्टोरिंग फोर्स जो है इलास्टिसिटी ऑफ स्प्रिंग थी. स्प्रिंग की लचक थी जो उसे वापस लेकर आ रही थी मीन पोजीशन पर. यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उसका वेट ऑफ अ बॉल है. बॉल का वेट जितना ज़्यादा होगा रीस्टोरिंग फोर्स उतनी ज़्यादा होगी. दिस बॉल विल कम बैक टूवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन. ये वापस आ जाएगी मीन पोजीशन पे. सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी किसमें? काइनेटिक एनर्जी में. जब मीन पोजीशन ओ पर बॉल पहुंचेगा इट विल नॉट स्टॉप हेयर. वाई? ड्यू टू इनर्शिया. और क्योंकि अब इसकी सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल चुकी है, इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम है एट ओ पे, इट विल गो ऑन द अदर साइड, बी पे चला जाएगा. वाई? ड्यू टू इनर्शिया. इट विल नॉट स्टॉप एट ओ. दिस बॉल विल नॉट स्टॉप एट ओ. इट विल गो एट बी. बी पे पहुंच गई. बी के ऊपर फिर ये एक हाइट पे पहुंच गई है बॉल. जब बॉल हाइट पर है तो इट पोजेस पोटेंशियल एनर्जी. एट बी अगेन दिस बॉल हैज अ पोटेंशियल एनर्जी. इट विल नॉट स्टॉप हेयर ड्यू टू इनर्शिया. इट विल कम बैक टूवर्ड्स द मेन पोजीशन. अब ये वापस मीन इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकती थी क्योंकि जितनी काइनेटिक एनर्जी थी वो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी बदल चुकी. अब इससे ज़्यादा बॉल ऊपर जा नहीं सकता. प्याला भी ख़त्म हो गया, जाएगा तो बाहर ही चला जाएगा. लेकिन नहीं, फिर भी एक मैक्सिमम हाइट है. आपने जितनी फोर्स लगाकर उसको ए तक पहुंचाया था उतनी ही फोर्स से ये इधर बी तक आएगा ड्यू टू इनर्शिया. कीप इन योर माइंड, दो फोर्सेज एक्ट करती हैं. पहले तो आपने बॉडी को डिस्टर्ब करना है, खुद ब खुद तो वो जाएगी नहीं, ए पर चलेगी. उसके बाद इट विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग बाय देमसेल्फ. वो खुद ब खुद ही चलना शुरू हो जाएगी. दो फोर्सेस की वजह से
एक फोर्स क्या है, एक फोर्स है उसकी रीस्टोरिंग फोर्स, और वो रीस्टोरिंग फोर्स कहाँ से आई, फ्रॉम इट्स वेट। और दूसरी फोर्स है इनर्शिया, रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से एक्सट्रीम से आएगी मीन पर, और मीन पर ये स्टॉप नहीं कर पाएगी, वाई, ड्यू टू इनर्शिया, इट विल गो ऑन द अदर साइड बी। तो इस तरह से इसकी टू एंड फ्रो मोशन जो है वो चलती रहेगी। लेकिन एक वक्त आएगा कि ये बॉल रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी, क्योंकि एयर फ्रिक्शन इज प्रेजेंट, और इस बॉल की भी फ्रिक्शन हो सकती है। न्यूटन के पहले कानून के मुताबिक ये था कि कोई चीज़ अगर मोशन में है तो इट विल रिमेन इन मोशन, और अगर कोई चीज़ रेस्ट पर है तो इट विल रिमेन इन रेस्ट इफ अनटिल एंड अनलेस नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। जब तक उसके ऊपर कोई दूसरी फोर्स अमल नहीं, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अमल नहीं करती, तो वो चीज़ रेस्ट में है तो रेस्ट में पड़ी रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी। लेकिन ये बॉल भी अब जाहिर है एक हद तक हरकत करता रहेगा। जब एयर फ्रिक्शन भी मौजूद है ना, आइसोलेटेड सिस्टम तो नहीं है, तो टाइम विल कम कि इट विल स्टॉप। हमने ये लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये डिस्कस करना है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है क्या। सिंपल हार्मोनिक मोशन टू एंड फ्रो मोशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन है। एक मीन पोजीशन के आगे पीछे हरकत को सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं, और वो एक्सट्रीम से मीन की तरफ आता है रीस्टोरिंग की वजह से, और मीन से दूसरी तरफ एक्सट्रीम की तरफ चला जाता है इनर्शिया की वजह से। एक और एग्जाम्पल है इसी चैप्टर में, हमने 3 एग्जाम्पल्स करनी है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। पहला था मैस अटैच विद स्प्रिंग, सेकंड बॉल इन बोल है, एंड द थर्ड वन इज मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। बिफोर स्टार्टिंग सिंपल पेंडुलम वी शुड नो अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस सिंपल पेंडुलम। इसमें क्या है, देयर इज अ बॉब, ये एक बॉब है, मेटालिक बॉब है, विच इज डिनोटेड बाय एम। एम इज द मास ऑफ दैट बॉब, ठीक है। इट इज अटैच विद द फ्रिक्शनलेस स्ट्रिंग, एक ये धागा है, रस्सी है, रोप है, जो कि फ्रिक्शनलेस है और इलास्टिक भी नहीं है, ये नहीं है कि लचक होगी इसमें, ठीक है। इसके साथ ये अटैच है। वन एंड ऑफ दिस स्ट्रिंग इज फिक्स, ऊपर हुक के साथ फिक्स है, अदर एंड से ये टाई कर दिया बॉब को। उसके बाद क्या होगा, ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। सिंपल पेंडुलम का स्ट्रक्चर क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल बॉब ऑफ मास m विच इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ लाइट स्ट्रिंग, और जो कि इनएक्सटेंसिबल होगा, इसमें लचक नहीं होगी। इट इज टाइड विद द हुक के साथ इधर ऊपर बंधा हुआ है। उसके बाद हमने क्या किया, ये इसकी मीन पोजीशन है O। जब अब ये भी O पर स्टेशनरी पोजीशन पे है, खुद ब खुद ये नहीं चला जाएगा A के ऊपर। व्हेन वी अप्लाइड अ फोर्स ऑन दिस बॉब, जब हम इस बॉब के ऊपर फोर्स लगाते हैं या इस पेंडुलम को यहाँ से लेकर A पर जाकर छोड़ देते हैं, तो इट विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग। तो ये जो है वाइब्रेट करना शुरू हो जाएगा, टू एंड फ्रो मोशन शुरू हो जाएगी, जिसे सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। अच्छा, अब क्यों हुई, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दैट। जब आपने इस बॉब को ए पर लेकर आए तो ये इसकी आप देखें थोड़ा सा हाइट में डिफरेंस है, इट पोजेस सम हाइट, इसकी कुछ थोड़ा सा जो है एज कंपेयर टू मीन पोजीशन ये ऊंचा हो गया, ठीक है। जैसे आप स्प्रिंग में भी देखें, जब हम किसी को झूला दे रहे होते हैं स्विंग के ऊपर, तो वो जब पीछे को जाता है तो वो एक हाइट पे चला जाता है। जब वो उस हाइट पर जाता है तो इट पोजेस पोटेंशियल एनर्जी, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, और ड्यू टू वेट, उसके वेट की वजह से इट विल कम बैक टूवर्ड्स इट। बिल्कुल ये एग्जांपल जो है पेंडुलम की, जस्ट लाइक अ पिंग है, झूला ही है। फॉर एग्जांपल यहाँ कोई बच्चा बैठा हुआ है झूले के ऊपर, और वो एक हाइट पर चला गया, हाइट पर चला जाएगा तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। जब वो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसके अंदर, तो इट विल कम बैक टूवर्ड्स द मीन पोजीशन ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्स। और वो ये रीस्टोरिंग फोर्स कहाँ से आई, वेट ऑफ दैट बॉब। अच्छा, इधर दो चीजें देखें, वेट ऑफ द बॉब इज एक्टिंग डाउनवर्ड, जो ब्लू एरो से शो कर रहा है, वेट ऑफ द बॉब इज एक्टिंग डाउनवर्ड, वेट इज अ फोर्स, दिस फोर्स इज डिवाइडेड इनटू इट्स टू कंपोनेंट, एक एक्स कंपोनेंट, एक वाई कंपोनेंट, एक mg cos थीटा, एक mg sin थीटा। mg cos थीटा जो है वो तो बैलेंस हो रहा है टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग के साथ। ये T क्या है, T इज द टेंशन इन दिस स्ट्रिंग, और mg cos थीटा एंड टेंशन बोथ ऑफ देम आर बैलेंसिंग ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। यानी mg cos थीटा का इस मूवमेंट में कोई किरदार नहीं है, ओनली रिस्पॉन्सिबल है जो इसको वापस मीन पोजीशन में लाने के लिए, तो वो कौन है, mg sin थीटा, अ कंपोनेंट ऑफ इट्स वेट, इसके वेट का एक हिस्सा। mg sin थीटा ब्रिंग दैट मास एट मीन पोजीशन। जब ये मीन पोजीशन पर आएगा, यानी यहां पर जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो कौन है, जो रीस्टोर के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो कंपोनेंट ऑफ वेट है। और कौन सा कंपोनेंट है, mg sin थीटा। mg क्या है, वेट, w,
ठीक है। mg साइन थीटा जो है वो रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग दिस बॉब टूवर्ड्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पर आकर ये बॉल रुकेगा नहीं। वाई? ड्यू टू इनर्शिया, इट पोजेस इन वेलोसिटी। जब ये इधर आ रहा है तो जाहिर है चलता हुआ ही आ रहा है ना, हरकत करता हुआ आ रहा है। जब ये इधर मूव करता हुआ आएगा, इसके अंदर वेलोसिटी है। जब ये यहाँ पहुंचेगा तो सारी की सारी जो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी थी वो चेंज होगी काइनेटिक एनर्जी में। यहाँ पर वेट का काम भी खत्म हो गया। ये देख लें कि टेंशन और वेट जो है बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, दे आर गोइंग टू बैलेंस ईच अदर। यहाँ अब वेट का कोई किरदार नहीं है इसको मूव करने के लिए। दिस बॉल विल मूव फ्रॉम ओ टू बी। अब ये जो ओ से बी की तरफ जा रहा है, ओनली एंड ओनली इनर्शिया इज रिस्पॉन्सिबल। अब सिर्फ और सिर्फ इनर्शिया की वजह से ये बॉल यहाँ रुकेगा नहीं, ये बी पे चला जाएगा। बी फिर एक्सट्रीम पोजीशन है, एक आखिरी हद है उसकी, उससे ज्यादा ऊंचे नहीं जा सकते क्योंकि आपने इतनी फोर्स लगाई है उसको। क्लियर? फिर ये बी के ऊपर जब जाके रुक जाएगा थोड़ी देर के लिए, चंद पार्ट ऑफ अ सेकेंड के लिए, फिर उसके बाद क्या होगा? इट विल कम बैक टूवर्ड्स मेन पोजीशन। वाई? ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्स। एंड फ्रॉम वेयर दिस रीस्टोरिंग फोर्स, और कहां से आई ये रीस्टोरिंग फोर्स? रीस्टोरिंग फोर्स इज अगेन इज हेयर mg साइन थीटा, अ कंपोनेंट ऑफ द वेट mg कॉस थीटा। अब यहाँ टेंशन को बैलेंस कर रहा है और वो दोबारा जो वेट ये बॉब है, इट विल कम टूवर्ड्स मीन पोजीशन। ये बी से वापस ओ पर आ गया। ओ पर फिर इनर्शिया की वजह से रुकेगा नहीं, एंड इट विल गो ऑन द अदर साइड एट ए। इस तरह से ये टू एंड फ्रो मोशन जो है इसकी चलती रहेगी। और ये जो बॉडी अबाउट क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन, मोशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन। ठीक है, एक मीन पोजीशन के आगे पीछे हरकत को क्या कहते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक, अब ये सेंटर था पॉइंट, यहाँ पर भी इसने ये बताया कि रीस्टोरिंग फोर्स का जो यहाँ रिस्पॉन्सिबल था वो कौन सी चीज थी? द रीस्टोरिंग फोर्स इन सिंपल पेंडुलम इज कहाँ से आई? mg साइन थीटा से आई। और O के ऊपर कौन सी फोर्स एक्टिव हो जाएगी? इनर्शिया। एंड ड्यू टू इनर्शिया इट विल नॉट स्टॉप एट मीन पोजीशन, इट विल गो ऑन द अदर साइड। क्लियर? जैसे हमने टाइम पीरियड का फॉर्मूला किया था मैस अटैच विद द स्प्रिंग, उसमें था T इज इक्वल टू 2 पाई m ओवर k। m क्या था? मैस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट था और k कांस्टेंट था। यहां पर क्या है? यहां पर फॉर्मूला डिफरेंट है। T इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट L बाई जी। बाकी सब सेम था, वहां m है, यहाँ L है, वहां k था, यहाँ g है। g क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, क्योंकि यहाँ पर उसके वेट का किरदार है ना। वहां पर क्या था? स्प्रिंग था, इलास्टिक था, इसलिए इलास्टिसिटी ऑफ स्प्रिंग के लिए जो कांस्टेंट था वो k था। यहाँ पर ग्रेविटी है तो इसलिए इसका जो कांस्टेंट है वो g लगेगा। तो t और L क्या है? L इज द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग ऑफ अ पेंडुलम। क्लियर? ओके, नाउ कम बैक टू द डेफिनेशन ऑफ दिस। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन और होती कब है? अकर्स व्हेन द नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। जितना आप डिस्प्लेस करेंगे, जैसे मैंने आपको कहा, आपने जितना उसको डिस्टर्ब किया है, झूला जितना स्विंग में तेज तेज देंगे तो वो एम्पलीट्यूड ज्यादा हो जाता है, उसके एक्सट्रीम पॉइंट्स ज्यादा हो जाते हैं। जितने ज्यादा होंगे झूला उतनी देर तक चलता रहेगा। तो सेम केस विद पेंडुलम, सेम केस विद द बॉल इन बॉल, same case with the mass attached with the spring. Simple harmonic motion occurs, ये तब होती है when the net force is directly proportional to the displacement. जब जो net force है, net force कौन सी force होती है? Net force is the force which is responsible for the movement of object. ये वो force है जिसकी वजह से एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट, अब वैसे तो उस पर फोर्स है, देखिए टेंशन भी एक फोर्स है, वेट भी एक फोर्स है। जब बॉडी मीन पोजीशन पे थी, टेंशन और जो वेट था वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे। द बॉडी इज नॉट मूविंग। स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग की बात करी जब आपने उसको एक्सट्रीम तक जाके छोड़ा नहीं, उसके बाद क्या हो गया? अब तो फिर वो मूव करता ही रहेगा ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्स और इनर्शिया की वजह से। सो नेट फोर्स का मतलब है द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। जितना डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, नेट फोर्स उतनी ज्यादा होगी, एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। यानी ये फोर्स जो है वो ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। रीस्टोरिंग से वो कहा, जब आप बॉडी ए पे चली गई थी तो इट विल कम बैक टुवर्ड्स मीन पोजीशन। रीस्टोरिंग फोर्स उसे चाहती है कि वो मीन पे आ जाए, लेकिन मीन पे वो इनर्शिया की वजह से रुक नहीं पाता और वो दूसरी तरफ चला जाता है। जब फिर एक्सट्रीम पे पहुंचता है, फिर रीस्टोरिंग फोर्स, सिस्टम रीस्टोरिंग फोर्स कर रहा है ना। इनर्शिया तो उस बॉडी के अंदर है जो मूव कर रहा है,
सिस्टम तो चाह रहा है कि इट विल कम बैक टूवर्ड्स मीन पोजीशन, लेकिन मीन पोजीशन पर वो बॉल जिद्दी हो जाती है और वो स्टॉप नहीं करती, वो इनर्शिया की वजह से वो दूसरी तरफ निकल जाती है। क्लियर? इन अदर वर्ड्स, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट अबाउट अ फिक्स पोजीशन, मीन पोजीशन, फिक्स पोजीशन क्या है? मीन पोजीशन। तो इसमें क्या आ जाता है? इसमें एक्सेलरेशन आ जाता है। फोर्स और एक्सेलरेशन का आपस में ताल्लुक है। F इक्वल टू एम में जितनी फोर्स ज्यादा एक्सेलरेशन उतना ज्यादा, जितनी फोर्स कम एक्सेलरेशन उतना कम। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि बॉडी जो एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑलवेज, दीज आर द कंडीशन, दीज आर द इम्पॉर्टेंट फीचर्स, ये आपको पता होना चाहिए क्या क्या है। एक बॉडी जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन तब करती है जब वो वाइब्रेट अबाउट अ फिक्स पोजीशन। अगर कोई चीज वाइब्रेट कर रही है फिक्स पोजीशन के इर्द गिर्द, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन है। दिस बॉडी पोजेस सिंपल हार्मोनिक मोशन, और इसके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। यानी जैसे जैसे वो मीन पोजीशन की तरफ जाएगा उसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी, जैसे जैसे वो मीन से दूर जाएगा उसकी स्पीड कम होती चली जाएगी। तभी तो देखें वो मीन पे रुकता नहीं, क्योंकि उस वक्त इनर्शिया एक्टिव रहता है, उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है। एक्सट्रीम पे स्पीड कम हो जाती है, मीन पे स्पीड ज्यादा हो जाती है। तो जहां ज्यादा होती है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन तो वही होती है ना। इसका मतलब है जब वो एक्सट्रीम से मीन की तरफ आता है तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो इंक्रीज कर जाती है। सो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन जो है ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन, और मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। सॉरी, मीन पोजीशन से जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा, जितना दूर होगा, उतना एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। आप देखें जब तेज तेज जो बच्चों को आदत होती है झूले लेने की, पींग की, तो जितना उनका मीन से डिस्प्लेसमेंट ज्यादा, डिस्प्लेसमेंट का मतलब है फासला फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम, जितना फासला ज्यादा होगा उसमें उतनी ही हाइट बढ़ जाएगी, उतना ही उसके अंदर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर? These are the topic for today, and simple harmonic motion का जो मेन टॉपिक थे वो फिनिश हो गए हैं, एंड आई थिंक टॉपिक विल बी क्लियर टू यू। अगर आप कुछ चीज़ पूछना चाहें तो कमेंट में के बॉक्स में जाकर आप पूछ सकते हैं मुझसे। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।